हमारे देश में 36 स्टेट में से 32 राज्यों में हमने विशाल संगठन खड़ा किया और 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। इतना विशाल संगठन खड़ा किया, छोटा मोटा संगठन नहीं है। अभी 9 तारीख को 9 अप्रैल को हम जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं ये 625 जिलों में होगा, 32 राज्यों के 625 जिलों में होगा। इतना बड़ा आंदोलन सारे देश भर में होगा, क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, हमारी कोई बात सरकार मानने वाला नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में आपकी बातें लोकतांत्रिक तरीके से मानी जानी चाहिए, मगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन करना होगा, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारी कोई बात मानने वाला नहीं है। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हो गया। हेलो, मोबाइल फोटो इकडे साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, इन संगठनों के द्वारा 9 अप्रैल 2025 को जो जेल भरो आंदोलन चल रहा है, होने वाला है, उसके तैयारी के अंतर्गत मूल निवासी बहुजन समाज जोड़ो परिवर्तन यात्रा के तहत बहुजन झोपड़पट्टी मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा आज इस जनसभा का आयोजन किया गया है। साथियों, अभी तक बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा जिन समस्याओं के बारे में आप लोगों को बताया गया, इस धारावी की झोपड़पट्टी को उठाने के बारे में बात हो रही है, यहाँ के लोगों को उजाड़ने की बातें हो रही है। इसके बावजूद भी सरकार चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को चुनाव जीतने का यकीन है, चुनाव जीतने का पूरा विश्वास है। उसकी क्या वजह है? लोगों के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं, सरकार लोगों के खिलाफ काम कर रही है। इसके बावजूद भी सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है हम फिर दोबारा चुनकर आएंगे। ऐसा उनको क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनके पास वोट नहीं है, मगर वोटों की चोरी करने वाली ईवीएम मशीन है। वोट उनके पास नहीं है, वोटों की चोरी करने वाली ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के द्वारा वो लोगों के वोटों की चोरी करते हैं और चुनाव जीतते हैं। ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है। जब ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करके चुनाव जीता जा सकता है, तो फिर आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत क्या है? अगर सरकार बनाने वाले लोग, सरकार चलाने वाले लोग अगर ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी करके चुनाव जीतने वाले हैं, तो आपके वोटों का वैल्यू कहाँ रह गया है? आपका जो वोट का अधिकार है संविधान के अनुसार, कितने हमारे लोगों को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसमें वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है। वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है।
ये केवल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट है। और ये राइट भारत के संविधान के अनुसार हमारे लोगों को बहाल किया गया है और उसके आधार पर देश की सरकारें बनती है और बिगड़ती है। अगर सरकार को गिराना है तो इसके लिए कोई चाकू छुरी बंदूक गोली उठाने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग चुनाव में किसी भी सरकार को, जो सरकार आपके विरोध में काम करती है, वो वोट के अधिकार के आधार पर बदली जा सकती है। मगर ईवीएम मशीन की वजह से ये सब बदल गया है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। 3 चुनाव हो गए, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रही है 3 चुनाव से, और उनको यकीन लगता है कि आने वाले समय में भी वही चुनाव जीतने वाले हैं। सरकार जनता के विरोध में काम करने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है कि वही चुनकर आएंगे। इसकी वजह ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के द्वारा वोटों की चोरी की जा रही है। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें लास्ट आवर के 1 घंटे में 76 लाख वोट डाले गए। चुनाव आयोग को पूछा गया ये कहां से आ गए? चुनाव आयोग ने अभी तक उसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया। 1 घंटे में 76 लाख वोट कैसे हो गए? कैलकुलेशन के अनुसार 1 घंटे में 76 लाख वोट नहीं डाले जा सकते। ये कैसे आ गए? कहां से आ गए? साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुछ भी किया जा सकता है। ये जो मशीनें हैं, ये मशीनों के द्वारा लोगों को चांद पर भेजा जा सकता है, भेज रहे हैं, और चांद पर भेजकर वहां, यहां बॉम्बे में बैठे बैठे इसरो में वहां क्या कर रहे हैं? चांद पे बैठे बैठे आपको रात में चांद दिखाई देता है और वहां पर जमीन है। आप लोगों को अगर ये बताया जाए तो आप लोगों को यकीन नहीं लगेगा। अरे ये तो चमकता हुआ दिख रहा है, आप बोल रहे जमीन है। अभी उसके जो फोटोग्राफ्स आए हैं, उसकी जो तमाम बातें आई हैं, उसके आधार पर ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये बात हम लोगों को ठीक से जानने की और समझने की जरूरत है। 1848 से आधुनिक भारत में हमारे महापुरुषों के द्वारा, फुले शाहू अम्बेडकर के द्वारा ये आंदोलन यहाँ चलाया गया, और 1956 तक, 56 को बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। अगर उसकी गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल है। इसकी गिनती करो तो आपको पता चलेगा 108 साल का संघर्ष है। 108 साल का संघर्ष करने के बाद हमारे लोगों को वोट का अधिकार मिला। अमेरिका में, यूरोप में वोट का अधिकार, जिसे भारत में एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, प्रौढ़ मताधिकार कहा जाता है, वहां अमेरिका में और यूरोप में प्रौढ़ मताधिकार नहीं था। वहां पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार और टैक्स पेयर लोगों को वोट का अधिकार, जो पढ़ा लिखा होगा उसको वोट का अधिकार, जो टैक्स पेयर है उसको वोट का अधिकार अमेरिका में, यूरोप में था। मगर 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो यहाँ के लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, चाहे वो टैक्स पेयर हो या ना हो, सभी को एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट का क्या मतलब है? जो पैदा हुआ और उसकी उम्र 21 साल हो गई। जिसकी उम्र 21 साल हो गई, पूरी हो गई, इसका मतलब है वो एडल्ट हो गया, प्रौढ़ हो गया।
और इसीलिए भारत में 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ उसके आधार पर प्रौढ़ मताधिकार लागू किया गया। अगर पढ़े लिखे होने के आधार पर वोट का अधिकार दिया गया होता, टैक्स पेयर के आधार पर वोट का अधिकार दिया होता, तो हमारे 90% से ज्यादा लोगों को वोट का अधिकार ही नहीं मिलता। आज हमारे नेता लोग वोट का अधिकार होने की वजह से आपके बस्ती में आते हैं, आपके घर में आते हैं और आपको नमस्कार करते हैं। कामले को बोलते, कामले साहब नमस्कार। त्याला सुद्धा मतदानाच्या अधिकारामुळे एवढं महत्वपूर्ण स्थान मिळाले। बड़े बड़े लोग, मंत्री संतरी जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र में जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। वो वोट के अधिकार की वजह से, वोट का अधिकार है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ध्यान रखो, बात समझा रहा हूं, कोई दूसरा आदमी नहीं समझाता। वोट का अधिकार है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप जीत गए तो एमएलए बन सकते हैं, अगर आप जीत गए तो आप खासदार हो सकते हैं, अगर आपको बहुमत मिल गया तो आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, अगर आपको खासदार होके बहुमत मिल गया तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वोट के अधिकार की वजह से हमारे लोगों को पता नहीं है। 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया और अभी 2025 चल रहा है, 75 साल से ज्यादा का समय हो गया है और हमारे लोगों को पता नहीं है, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। मैं कई जगह चुनाव के दिन जाकर देखा, शाम को 4 बजे गया, बस्ती में गया, लोगों को पूछा वोट हो गया क्या? नहीं, वोट नहीं, अभी वोट नहीं हुआ है। तो 4 बज गए, अभी तक क्यों नहीं गए? नहीं, वेटिंग कर रहे हैं, वेटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा किस चीज की? नहीं, वो कुछ लोग आने वाले थे, वो अभी आए नहीं है, टेलीफोन आया था, आ रहा है करके, तो वेटिंग कर रहे हैं। हमारे लोग जो है अपने वोटों को बेचते हैं। अरे अपने वोटों को बेचने से जो आदमी चुनकर आता है ताकतवर हो जाता है और ताकतवर होने के बाद तुम्हारे बहू बेटियों पर बलात्कार होता है, फिर तुमको चिल्लाते हो, पुलिस स्टेशन में जाके चिल्लाते हो, तुमको कोई कुत्ता पूछता है क्या? जब तुमको अपने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करना चाहिए तब तो भूल जाते हो, तब तो थोड़े थोड़े पैसे से बिक जाते हो। तो बिकाऊ माल बनने से फिर तुमको पूछेगा कौन? अरे तुम लोगों को वोट के अधिकार की वजह से शासन करती जमात बनने का अधिकार है। वोट के अधिकार की वजह से शासन करती जमात बन सकते हो। और जो लोग तुम्हारा वोट का अधिकार छीनते हैं और पैसे से खरीदते हैं वो कोई कानूनी बात थोड़ी है, वो गैर कानूनी बात है। वोट बेचना गैर कानूनी है, वोट खरीदना भी गैर कानूनी है, दोनों चीजें गैर कानूनी है। मगर भारत के चुनाव में वोट बेचा भी जाता है और वोट खरीदा भी जाता है और खरीद कर लोग एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, सरकार बनती है और सरकार बनने के बाद में फिर वो सरकार हमारे लोगों के विरोध में काम करती है, फिर हमारे लोग चिल्लाते रहते हैं। वोट का अधिकार शासन करती जमात बनने का अधिकार है। अगर आप अपने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग अपने ही लोगों को चुनकर भेजने में करते हो तो तुम्हारी सरकार बन सकती है। इतनी सिंपल बात 75 साल होने के बाद हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। इस बात के बारे में समझाना पड़ता है, ये बात समझने की जरूरत है। ये हमारे ताकत की बात है, ये हमारे शक्ति की बात है और ये संवैधानिक शक्ति है जो तुम लोगों के पास है, लोगों के पास है। इसका उपयोग और प्रयोग करने की जरूरत है। साथियों, जब हमको वोट का अधिकार मिला तो उसको अब 75 साल लगभग हो रहे हैं। हम लोगों ने वोट के अधिकार का उपयोग और प्रयोग करके
हम चाहे तो हमारी सरकार बना सकते थे, मगर हमने अपने दुश्मनों की सरकारें बनाई। हमने या तो कांग्रेस की सरकार बनाई, हमने या तो बीजेपी की सरकार बनाई। बीजेपी किसने बनाई? आरएसएस ने। आरएसएस किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। कांग्रेस किसने बनाई? ब्राह्मणों ने। तो ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 3.5%। 3.5% से ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनने का सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच अपने वोट के आधार पर नहीं बना सकते, उसका प्रधानमंत्री बन रहा है। नरेंद्र मोदी बैकवर्ड है, ओबीसी। आरएसएस के, भाजपा के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया और एक ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बना, मगर उसके पास लोगों की गिनती करने का अधिकार होने के बावजूद भी गिनती का आदेश नहीं निकाल रहा है। ओबीसी की गिनती करने का आदेश नहीं निकाल रहा है। ओबीसी का ये आदमी देश का प्रधानमंत्री है, पिछड़े वर्ग का ये आदमी देश का प्रधानमंत्री है। पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है उसको मालूम नहीं है, वो गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मोदी को पूछो, मोदी जी सरकार, काटने वाले बनना पड़ेगा तब तुम्हारी पूछवाई होगी, तुमको पूछेगा कोई। जब हम अपने ताकत का उपयोग और प्रयोग जो है करेंगे, तब तो हमको कोई पूछेगा। अगर हम अपने ताकत का उपयोग और प्रयोग ही नहीं करेंगे, शक्ति का उपयोग और प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो हमको कौन पूछेगा? जब हमको कोई पूछेगा ही नहीं, तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? नहीं हो सकता। इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है साथियों। हम लोग सारे देश भर में, केवल आपके धारावी में नहीं, मैं 19 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 67 चल रही है, तो लगभग 50 साल हो गए ये काम करते करते। इतना लंबा समय से कर रहे हैं। तो अभी टोटल 36 स्टेट हैं हमारे देश में। 36 स्टेट में से 32 राज्यों में हमने विशाल संगठन खड़ा किया और 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। इतना विशाल संगठन खड़ा किया, छोटा मोटा संगठन नहीं है। अभी 9 अप्रैल को हम जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, ये 625 जिलों में होगा, 32 राज्यों के 625 जिलों में होगा। इतना बड़ा आंदोलन सारे देश भर में होगा, क्योंकि जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, हमारी कोई बात सरकार मानने वाला नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में आपकी बातें लोकतांत्रिक तरीके से मानी जानी चाहिए, मगर इसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। आंदोलन करना होगा। जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारी कोई बात मानने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हम लोगों को निश्चित रूप से ये लड़ाई लड़ना होगा। अब यहाँ धारावी में पात्र अपात्र का मामला, उसके आधार पर आपको घर मिलेंगे, ऐसा लोग बोल रहे हैं यहाँ के। ये पात्र होगा, ये अपात्र होगा। अच्छा, पात्र और अपात्र कौन डिसाइड करेगा? वो अधिकारी। वो अधिकारी हमारे नहीं है, वो डिसाइड करेंगे पात्र ये है, पात्र वो नहीं है। और पात्र और अपात्र डिसाइड करने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वो किसने डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया। ये हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। अरे उन्होंने डिसाइड किया, डिसाइड करने के पहले सर्वे किया और सर्वे करने के बाद डाटा कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के आधार पर फिर टर्म्स कंडीशन डिसाइड किया। उनको मालूम है कि 10-12 हजार को देना है, बाकी लोगों को पिछवाड़े पे लात मार के भगा देना। ये प्लान बनाकर कर रहे हैं, उस तरह का प्लान बनाकर कर रहे हैं, और इसलिए ये सारी योजना वो लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ के लाखों लोगों को भगाना चाहते हैं, उन लोगों को डर नहीं लगता। इतने लाखों लोगों को भगाने का डर नहीं लगता। क्यों? ईवीएम से चुनाव जीतना है, वोटों की चोरी करके चुनाव जीतना है, लोगों के वोटों से थोड़ी चुनाव जीतना है। ये जमाना चला गया
लोगों के वोटों से सरकार बनती थी, सरकार बिगड़ती थी। अब तो ईवीएम मशीन में वोटों की चोरी करके सरकारें बन रही है। ये लोगों को पता ही नहीं। अभी महाराष्ट्र का विधानसभा का कुछ महीने पहले चुनाव हुआ, उसमें 76 लाख वोटों के आधार पर बीजेपी को और उनके गठबंधन के लोगों को 232 सीटें मिली। 288 में से 232 सीटें मिली। और ये सारा ईवीएम में घोटाला करके किया। जो वर्षों से काम करने वाली, बाला साहब ठाकरे के समय से काम करने वाली जो शिवसेना है, उसके वोट कल परसों आया हुआ शिंदे, वो सारा का सारा लेके गए। ये बड़ी हैरान करने वाली बात लगी, अरे कैसे आ गया भाई। तो वो ईवीएम से लेके गया। अच्छा, ईवीएम से लेके गया, मालूम किसको है? फडणवीस को मालूम। फडणवीस को मालूम है ईवीएम से हम लोगों ने ये किया और शिंदे को भी जितवाया। तो अभी आजकल फडणवीस शिंदे की सुन ही नहीं रहा। आप लोग खबरें पढ़ते होंगे, शिंदे की सुन ही रहा। सिंधु को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी, यार मैं मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी, मेरी क्यों नहीं सुन रहा है। अरे वो हमको मालूम है तेरी क्यों नहीं सुन रहा है। वो ईवीएम मशीन की वजह से तेरी नहीं सुन रहा है। ईवीएम मशीन की वजह से तेरी सीटें चुनवा कर लाई, तू समझता है तेरी वजह से आई। फडणवीस को मालूम है वो किसकी वजह से आई। इसलिए तेरी सीटें चुनकर आने के बावजूद भी तेरे को पूछ नहीं रहा है। क्यों पूछ नहीं रहा? क्योंकि वो ईवीएम से चुनकर आई है। ये बातें साथियों हम लोगों को समझने की जरूरत है। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित रूप से इस देश में हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसे रोकना होगा। इसे रोकने के लिए हमने सारे देश भर में 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया। अगर आप अपने वोट के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है, अगर आप इस वोट के अधिकार को बचाना चाहते हो तो 9 अप्रैल को जेल भरने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने इकट्ठा होना चाहिए। कितने लोग इकट्ठा हो गए? चलो सभी लोग हो रहे हैं, फिर तो ईवीएम जा सकती है। अगर इतने सारे लोग अगर ऐसा करने की तरह हैं तो ईवीएम जाएगी, फिर तो ईवीएम नहीं रह सकती है। तो इसलिए साथियों मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप राजी हो गए तो और लंबा भाषण करने का साला कोई मतलब लग नहीं रहा है। पहले ही राजी हो गए, इतनी सारी लंबी बातें कहने की जरूरत अभी रही नहीं गई, पहले ही राजी हो गए। तो इसलिए साथियों मैं अभी और लंबी बात कहे बगैर ओबीसी की जाति आधार गिनती का एक मुद्दा है। अभी देखो, लोग कहते थे कि ओबीसी की संख्या 52% है, 31 के गिनती के अनुसार 52% है, मगर नीतीश कुमार ने जब बिहार में दोबारा गिनती करने का काम किया तो आंकड़े 64% के निकले। तो इसका मतलब है ओबीसी की जाति आधारित गिनती करना दोबारा जरूरी है। वास्तविक संख्या का पता चलने के बाद हक और अधिकार की लड़ाई ज्यादा तरीके से लड़ सकते हैं। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती रोकने के लिए आरएसएस और भाजपा ने एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। तो नरेंद्र मोदी ने रोक के रखा हुआ है। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, ओबीसी की ही गिनती करने के लिए वो तैयार नहीं है, क्योंकि आरएसएस ने उसके साथ गुप्त समझौता किया कि तुमको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, एक छोटा सा काम करना है। मोदी ने पूछा क्या करना है? गिनती नहीं करना है, ओबीसी की गिनती नहीं करना है। तो मोदी ने सोचा मैं प्रधानमंत्री बन रहा हूं तो गिनती करने की क्या जरूरत है। हमने ओबीसी के लोगों को पूछा, अरे गिनती नहीं कर रहा है। ओबीसी के लोगों ने मुझे कहा गिनती काहे को करना है। मैंने कहा गिनती करने से आपके संख्या का पता चलेगा, संख्या का पता चलने की क्या जरूरत है। कहा कि संख्या के अनुपात में आपको राजनीति में अधिकार और सब कुछ मिलेगा। अरे जब प्रधानमंत्री हमारा हो गया तो और आगे क्या जरूरत है।
वो प्रधानमंत्री नामधारी है, ओबीसी का ही आदमी प्रधानमंत्री है और ओबीसी की ही गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। वो नामधारी प्रधानमंत्री है, कामधारी प्रधानमंत्री नहीं है, काम करने वाला नहीं है, केवल नाम के वास्ते ओबीसी का रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को अपना देशव्यापी संगठन खड़ा करना चाहिए, हमारा अपना संगठन होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का 85% लोगों का संगठन खड़ा होना चाहिए। 30-35% से सरकारें बनती है, हमारे लोगों की एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों की संख्या 85% है और 85% में अगर 50% लोग 42.5% होते हैं, 85% में 42.5% वोट हमारे अगर लोगों ने 42.5% भी वोट डाला तो हमारी सरकार दिल्ली में बन सकती है। और इसके लिए कोई चाकू चूरी बंदूक गोली चलाने की जरूरत नहीं है, हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसा बटन दबाना, ऐसा करने की जरूरत है, ऐसा करने की जरूरत, इतना करने के लिए तैयार नहीं। पहले राजपाट मिलता था, तलवारें चलती थी, युद्ध होता था, मारकाट होती थी, खून खराबा होता था, सामने वाले पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता था, उसके बाद राज मिलता था। अभी तो केवल ऐसा करने से ही मिल सकता है। अभी आप लोगों को चाकू छुरी बंदूक गोली हथियार चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना सा छोटा काम आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या होगा, फिर कैसे बदलाव होगा, कैसे परिवर्तन होगा। हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर 108 साल का संघर्ष करके वोट का अधिकार दिलवाया और आपको आसान करवा दिया। आप बदलाव कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो और बदलाव और चेंज करने के आधार पर हक और अधिकार हासिल कर सकते हो। ऐसा आपको करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इस देश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन लाया जा सकता है। ऐसा करना होगा, ऐसा करने के लिए आप तैयार होंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।